बेनज़ीर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट्स, बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स, और मेरा ख्याल है शुरू यहाँ से करते हैं कि ऐसे आसार मिल रहे हैं जहाँ एक तरफ तो कोशिशें हो रही हैं जंग को कंटेन करने के लिए और रुकवाने के लिए। वहाँ जो यमन हौथी बागियों की तरफ से हमला हुआ, क्या उसने इस कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा दिया है और उसके क्या असरात हो सकते हैं आपके ख्याल में? अलीना, पहले तो इस जंग में एक ही चीज़ प्रिडिक्टेबल है और वो ये कि ये जंग बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। इसमें मेरा ख्याल से किसी का भी अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है कि ये जंग कितनी देर चलेगी और कब रुकेगी। इसमें जो ज़्यादातर कमेंट्री हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, उससे जो मेरी समझ है वो ये कि मुझे नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी कोई जंग बंदी की तरफ मामला जाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह है इजराइल। जब तक इजराइल की तरफ से जो एस्केलेशन है वो रुकेगी नहीं, तब तक ये मामला बातचीत की तरफ जा ही नहीं सकता। जैसे आपने बताया कि एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 10 दिन की डेडलाइन दी कि 10 दिन तक हम जो है ईरान में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर हमला नहीं करेंगे। और उस दौरान कल हमने देखा कि इजराइल ने ईरान में एक स्टील मिल पे भी हमला किया, एक यूरेनियम सिविलियन प्लांट था उसमें हमला किया, और एक रेजिडेंशियल एरिया जहां पे बहुत सी खवातीन और बच्चों की जाने गई उस पे हमला किया। तो जब तक ये नहीं रुकेगा, जब तक इजराइल को अमेरिका नहीं रोकेगा, तब तक ये बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती। फिर आपने बात की जो यमन के हूती हैं, वो बहुत देर से ये सवाल भी पूछा जा रहा था कि वो क्यों नहीं शामिल हो रहे, जिनको एक प्रॉक्सी समझा जाता है ईरान का। उनकी तरफ से अब मिसाइल फायर किए गए हैं और वो मान भी गए हैं कि उन्हें इजराइल की तरफ से किए हैं। अब ये मामला कितना मजीद बढ़ता है, वो इसमें कितना शामिल होते हैं, ये देखना पड़ेगा। लेकिन एक खदशा रहा है कि इस वक्त जो दो ट्रेडिंग रूट्स हैं, एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो पहले ही बंद हुआ हुआ है, उसमें बहुत कम जो शिप्स है वो गुजर रही हैं, दूसरा है जो रेड सी। और उसके बारे में यही कहा जा रहा है कि अगर हूतीज जो है, इन्होंने वहां पे जो पहले भी इन्होंने हमले किए थे, फिर एक सीज फायर हुआ था अमेरिका के साथ भी और यूएन में भी, अगर वहां पे उन्होंने ये ट्रेडिंग रूट भी रोक दिया तो फिर तो एनर्जी क्राइसिस मजीद बिगड़ सकती है पूरी दुनिया के लिए। तेल की कीमतें, और फिर वो जो सुएज कैनाल है, अगर उसको चोक कर दिया तो बहुत सीरियस किस्म का जो है इकोनॉमिक क्राइसिस पूरी दुनिया में बन सकता है। दूसरा जो इंडिकेशन है, मेरी मेरी जो असेसमेंट है, जो इंडिकेशन है कि ये जंग इस वक्त जंगबंदी की तरफ या मामला बातचीत की तरफ नहीं जा रहा, मजीद बिगड़ रहा है, वो ये कि जो अमेरिका फौजी भेज रहे हैं, अभी कुछ दिन बाद एक जो यूनिट है वो पहुंच जाएगा, उसके बाद दो और यूनिट्स है, जिसका मतलब कि एंड में तकरीबन 7,000 से 10,000 अमेरिकन फौजी कहा जा रहा है कि खित्ते में भेजे जा रहे हैं। और ये बड़े स्पेशलाइज यूनिट्स हैं। इनके बारे में ये कहा जाता है कि जो 2-3 आइलैंड्स हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में, जो ईरान के पास है, उन पे ये कब्जा करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, इसमें से एक दो आइलैंड्स ऐसे भी हैं जहां पे यूएई और ईरान की एक डिस्प्यूट है। यूएई कहता है कि हमारा इन पे हक है क्योंकि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पे हैं और वहां से उनको कंट्रोल किया जा सकता है। तो अब ये कुछ रिपोर्टिंग हो रही है कि अगर अमेरिका इन पे कब्जा करता है तो उनके पास यूएई की सपोर्ट उनके पास होगी। तो अगर यूएई भी इसमें शामिल होता है, यमन के जो हूती हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, अभी इराक में भी देखना है क्या सिचुएशन बनती है। तो जैसे मैंने कहा, अभी तक तो अलीना यही लग रहा है कि ये जंग मजीद बढ़ेगी। आज आपने देखा कल कि डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया के बारे में जिस किस्म की जबान इस्तेमाल की, वहां से अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो अभी देखना पड़ेगा कि वहां से क्या रिएक्शन आता है। क्या जो गल्फ ममालिक हैं वो इस किस्म की जबान के बाद ईरान के ज्यादा करीब होते हैं, अमेरिका से दूर होते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज है जो नोट करने वाली है, वो है कतर। कतर पे पिछले 4-5 दिन से कोई हमला नहीं हुआ। इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वहां पे कोई बैक चैनल ईरान के साथ कतर की कोई डील या बातचीत चल रही है। तो सब इस वक्त जो गल्फ ममालिक हैं वो लगता है अलग अलग तरीके से इस मामले को डील कर रहे हैं। एक मैं और चीज का बात करना चाहूंगी जो मेरे ख्याल से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया जिसमें उन्हें तफसील से बताया कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप है उनके पास कोई एक्सपीरियंस टीम भी नहीं है जो निगोशिएट कर सके, जैसे बाइडेन के पास थी या ओबामा के पास थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के आते साथ ही उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट की डाउनसाइजिंग की, बहुत सीजन ब्यूरोक्रेट्स निकाल दिए। अभी वो रिलाय करते हैं किस पे? 3-4 लोग हैं जिसमें जैरेड कुशनर है, स्टीव विटकॉफ है, दोनों का रियल एस्टेट का बैकग्राउंड है, वो हर चीज को रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। फिर मार्को रूबियो है, मार्को रूबियो जो है उनके बारे में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है,
और माजी में जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स होते थे उनका काम होता था पर्सनल कॉन्टैक्ट्स बनाना, उनका काम होता था दूसरे ममालिक में जाके जो बाद में अमेरिका के काम आए। इनके बारे में कहा जाता है ये फोन डिप्लोमेसी करते हैं, ये ज्यादातर फोन करते हैं, इनके कोई पर्सनल कॉन्टैक्ट्स नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सेटबैक है। जेडी वैंस के पास भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये भी एक चीज है बड़ी इंटरेस्टिंग देखने वाली कि ट्रंप के पास इस वक्त कोई सीजन्ड एक्सपीरियंस टीम नहीं है जो इतने कॉम्प्लेक्स मामले को निगोशिएट कर सके। नेगोशिएटर्स। एक आखिरी बात वेरी मैं इंटरेस्टिंग। हाँ। सिर्फ ये भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा सा ईरान के भी आप देखें, जो डिमांड्स है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है। पहले बात होती थी ईरान से तो यूरेनियम एनरिचमेंट पे बात होती थी, सैंक्शन रिलीफ पे बात होती थी, लेकिन अब हो रही है ईरान की तरफ से जो एक मेन डिमांड है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है कि हमारा इस पे लेवरेज लेना चाहिए है, हम यहाँ से टोल भी कलेक्ट करेंगे, हमारा यहाँ पे कंट्रोल भी रहेगा। अब हो सकता है कि ये एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंटेंशन हो, खासतौर पे अमेरिका के लिए ठीक है। और गल्फ ममालिक के लिए। तो ये भी देखना पड़ेगा कि आगे जाके इस मसले को कैसे सॉल्व किया जाए।